ओम शांति। किसी स्थायी स्व के अभाव में स्मृति की व्याख्या नहीं की जा सकती। हम सभी लोग ये जानते हैं कि प्रत्यक्षणों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के पास स्मृति होती है। यदि प्रत्यक्षणों का केवल कोई द्रुत अनुक्रम हो तो किसके पास स्मृति या प्रत्यास्मरण की शक्ति होती है? आइए हम इस प्रश्न को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। मान लीजिए कि मैंने एक बालक को 20 वर्ष पहले देखा। उसके रूप में उसकी आकृति का एक प्रत्यक्षण था। अब इस लंबी अवधि के पश्चात, जिसके दौरान लाखों प्रत्यक्षण घटित हुए, मैं उसे फिर से देखता हूँ। इस बीच वह बालक बढ़कर पुरुष हो गया है। प्रश्न यह है कि कौन इन दोनों प्रत्यक्षणों की तुलना करता है, उनका मेल करता है और समानताओं और परिवर्तनों को देखता है। यदि केवल प्रत्यक्षण हो रहे हो, यानी कंसेप्ट निकल रहे, तो कोई स्थायी प्रत्यक्षण करता न रहा हो, तो लाखों अन्य प्रत्यक्षणों में से अतीत के प्रत्यक्षण को चुनकर कौन उन्हें आपस में जोड़ता है? यदि कोई नींद के दौरान हर रात अस्तित्वहीन हो जाता है और हर सुबह एक प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षणों के समूह के रूप में लौट आता है, तो वो कौन था जिसने उस प्रत्यक्षण का प्रत्यास्मरण किया जो अब 20 वर्ष पुराना है? भौतिक रूप से मैं आज वह नहीं हूँ जो कल था या कि 20 वर्ष पहले था। एक प्रत्यक्षण के रूप में विचार करने पर भी मेरा अस्तित्व आज वह नहीं है जो कि विश्व 20 वर्ष पूर्व था। किंतु ज्ञान केवल उसी व्यक्ति के पास होता है जिसने उस बालक को आज देखा और 20 वर्ष पहले भी देखा था। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कोई स्थायी स्व है जो प्रत्यक्षण करता है और प्रत्यास्मरण करता है। यह वस्तुतः आश्चर्यजनक बात है कि हुम ने स्व की उपस्थिति का अनुभव नहीं किया। वे स्वयं यह कह सकते हैं कि जब वे स्वयं में देखते हैं तो विचारों को आते हुए जाते हुए पाते हैं, किंतु वह ये भूल गए कि स्वयं ही स्व है और विचारक है, प्रत्यक्षण करता है, ज्ञाता है, या वह जो कि स्मरण करता है या प्रत्यास्मरण करता है। हुम का सिद्धांत जानने और ज्ञान का भंडार यानी भंडारण करने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति उसके दैनिक अनुभव के आधार पर इस तथ्य को समझ सकता है कि जानने की प्रक्रिया में प्रत्यक्षण या किसी विचार, उद्दीपन या जानकारी के प्रभाव को प्राप्त करना, इस जानकारी या अनुभव का वर्गीकरण करना, उसे अन्य जानकारी के साथ संबद्ध करना या अन्य जानकारी के साथ उसकी तुलना कर समानताओं तथा असमानताओं का पता लगाना। चौथा, आत्मसात करना, विकास या उसमें वृद्धि करना अंतर्ग्रस्त होता है। किंतु ये सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं तभी घटित हो सकती है जब कोई ऐसी स्थायी मनोवैज्ञानिक या अंतर्विवेकशील सत्ता हो जिसके पास ज्ञान को स्वीकार करने की इच्छा या अभिप्रेरणा हो, उसमें विवेचन या मूल्यांकन करने की योग्यता हो, उसे समझने या उसका परिग्रहण करने की तथा उसे प्रतिधारित करने और उसका उपयोग करने की योग्यता हो। वह न केवल सीखती है और जानकारी का भंडारण करती है, बल्कि अनुभव भी करती है और ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक परिस्थितियों में करती है ताकि पीड़ा की भावना को टाल सके और परिणाम स्वरूप सुख प्राप्त कर सके। एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि वह सत्ता जिसमें चेतना होती है, आत्मा या मन है। यदि हम ह्यूम के प्रश्न को बार बार पढ़े तो स्वयं यह पाते वस्तुतः वह एक स्थायी स्व है जिसे मैं और मेरा स्वयं आदि शब्दों में अभिव्यक्ति पाई है। अन्यथा कौन कहता है कि मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ, मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ आदि? क्या प्रत्यक्षणों का समूह निश्चय पूर्वक कह सकता है या कहने का साहस कर सकता है? नहीं। वह स्थायी स्व अंतर्विवेकशील स्वतत्व ही है जो कि मुझे स्वीकार करना होगा आदि वाक्यांशों का उपयोग करता है जिनका उपयोग ह्यूम के उपयुक्त कथन में किया गया। पाठक को यह जानना चाहिए कि अपने स्वयं के अस्तित्व की वास्तविकता के विरोध के कारण ह्यूम के मन में शांति नहीं है, जैसे कि उनके स्वयं के कथनों से प्रकट होता है। जो दर्शन आत्मा के अस्तित्व को नकारता है, वह दर्शन अशांति की ओर ले जाता है।
इस सिलसिले में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ह्यूम ने स्वयं अपने लेखों में कहा कि आत्मा के अस्तित्व में उनके अविश्वास के कारण वे गहरी विषादपूर्ण तथा प्रलापपूर्ण अवस्था में थे। वे अपनी पुस्तकों में कहते हैं, अंततः समानतः यह होता है कि चूंकि तर्कना इन बादलों को दूर करने में सक्षम नहीं है, इसलिए स्वयं प्रकृति इस प्रयोजन को पूरा कर देती है। और या तो मन की इस प्रवृत्ति को शिथिल कर या मेरी इंद्रियों को किसी उपवृत्ति या जीवन छाप द्वारा, जो कि सभी मनगढ़ंत संकल्पनाओं को मिटा देते हैं, इस मनोवैज्ञानिक विषाद तथा प्रलाप की दशा से मुक्त कर देती है। मैं खाता हूँ, मैं बैकमैगन का खेल खेलता हूँ, मैं वार्तालाप करता हूँ, मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाता हूँ, और जब 3-4 घंटों के बाद परिकल्पनाओं में लौटता हूँ तो इतने निर्जीव, तनावपूर्ण तथा हास्यप्रद प्रतीत होते हैं कि मेरे हृदय में उनमें और आगे प्रवेश करने की इच्छा नहीं पाता। इस प्रकार हुम ने यह स्वीकार किया कि उनका दर्शन मनुष्य के मन को विषाद तथा प्रलाप की एक अवस्था देता है। उन्होंने अपने दर्शन को परिकल्पनाएं निर्जीव तथा तनावपूर्ण और हास्यास्पद या मनगढ़ंत कहा है। उन्होंने यह कहा है कि वे इन परिकल्पनाओं में और आगे प्रवेश करना नहीं चाहते, किंतु दुख की बात है कि अनेक साधारण लोगों ने ह्यूम के विचारों को पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया था, जो लोग यह नहीं जानते कि स्वयं ह्यूम ने अपने मन की विषादपूर्ण प्रलापपूर्ण अवस्था के बारे में स्वीकार किया और इन परिकल्पनाओं को मन गढ़ंत तथा हास्यपद कहा। वे लोग उनके दर्शन का अनुसरण करते हैं तथा आत्मा के अस्तित्व का खंडन करने के लिए उनकी विचारधारा को अपनाते हैं। अन्य लोग यह कहते हैं कि मन या विचार मस्तिष्क की एक अनुघटना मात्र है। यद्यपि उनमें से अनेक लोगों ने न न तो तंत्रिका विज्ञानी है और न तो मस्तिष्क विज्ञानी है, तथापि वे इतनी दृढ़ता से कहते हैं मानो कि उन्होंने किसी मनुष्य के कपाल को खोला था और मनुष्य के मस्तिष्क के विचारों को उसी प्रकार निकलते हुए देखा जैसे कि आंख से धुआं निकलता है। उन्हें यह जानना चाहिए कि डॉक्टर ने ऐसे उदाहरण दिए जिसमें किसी रोगी के पास बहुत कम मस्तिष्क था या था ही नहीं, फिर भी वे अनुभव करते थे तथा विचार करते थे और कार्य करते थे। मन मस्तिष्क की कोई उपघटना, एपिफेनोमेनन नहीं है। डॉक्टर गाउल तथा डॉक्टर पायल ने एक ऐसे व्यक्ति का मामला प्रतिवेदित किया जो कि प्रमस्तिष्कीय गुल्म सेरेब्रल ट्यूमर से पीड़ित था और अंततः उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सब परीक्षा करने पर उस व्यक्ति के मस्तिष्क में एक 5 इंच लंबी गुहा कैविटी पाई गई। तथापि इस व्यक्ति की मृत्यु के 2 सप्ताह पूर्व यह व्यक्ति कविताओं को कंठस्थ कर रहा था, भले ही गुल्म ने उसके मस्तिष्क का बहुत भाग को नष्ट कर दिया था। जर्मनी के डॉक्टर ह्यू फ्लैंड एक ऐसे व्यक्ति का मामला प्रतिवेदित करते हैं जिसकी खोपड़ी में थोड़े से जल के सिवा कुछ भी नहीं पाया गया, फिर भी उसकी मानसिक शक्तियां उसकी मृत्यु होने तक सामान्य रही। विसेंट एच गैडिस ने फेट नामक पत्रिका में के वॉल्यूम 1 संख्या 2 1948 में उस पुरुष शिशु का मामला प्रतिवेदित किया जिसका जन्म 1935 के न्यूयॉर्क शहर के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में हुआ था। यह शिशु बिना मस्तिष्क के 27 दिन जीवित रहा तथा सभी प्रकार के संकेत देता था। यह घटना शरीर क्रिया विज्ञान की सभी संकल्पनाओं जैसे मस्तिष्क की सोचती है, उद्दीपनों की प्रतिक्रिया करती है आदि का खंडन करती है। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि कभी कभी मस्तिष्क के अनेक भागों अर्थात मस्तिष्क द्रव्य को शल्य चिकित्सा सर्जरी द्वारा निकाल देने से मानसिक क्रियाएं पंगु होने के बजाय उनमें सुधार आ जाता है। इस लेख के लेखक ने एक मामले का प्रतिवेदन पढ़ा था जो कि अनेक वर्षों पूर्व अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था, किंतु लेखक को नहीं याद नहीं आता कि उसने वह लेख कहाँ पढ़ा था। यह एक ऐसी महिला का मामला था जिसकी संपूर्ण दाहिनी अग्र ललाट पाली और बाई पाली के अधिकांश को एक एक शल्य चिकित्सीय ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया गया। प्रतिवेदन में यह कहा गया कि रोगी अधिक सौम्य स्वभाव की हो गई और उसकी एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति बढ़ गई। इस लेख का उद्देश्य मस्तिष्क के महत्व को नकारना नहीं है या यह कहना नहीं मस्तिष्क का विचार से कोई संबंध नहीं, बल्कि यह सिद्ध करना है यह अंतर विवेकशील सत्ता मस्तिष्क से भिन्न है। और ऊपर जो चर्चा की गई है उसके प्रकाश में यह कहना कि आत्मा विद्यमान तथा मस्तिष्क और शरीर प्रत्यक्षण करने, क्रिया करने तथा मनुष्य महसूस करने के उपकरण मात्र हैं।
आइए हम सर्वप्रथम सर्वनाम मैं के बारे में चर्चा करें, जिसका प्रयोग ह्यूम के उपयुक्त कथन में किया गया। ह्यूम कहते हैं, जब मैं उसमें प्रवेश करता हूँ जिसे मैं मेरा स्व कहता हूँ, तो मैं ताप या शीत, प्रकाश या छाया, पीड़ा या शुभ, ये किसी विशिष्ट या अन्य प्रत्यक्षण पर अटक जाता हूँ। हम यह पूछना चाहते हैं कि ये मैं क्या है, जो कि किसी प्रत्यक्षण पर अटक जाता है और देख सकता है तथा पहचान सकता है कि वह ताप, शीत, प्रकाश, छाया का प्रत्यक्षण है। क्या वह स्वयं एक प्रत्यक्षण है? यदि वह स्वयं एक प्रत्यक्षण नहीं है, बल्कि किसी प्रत्यक्षण का अवलोकन करता है तथा उसे पहचानने वाला है, तो मैं प्रत्यक्षणों का एक समूह नहीं है। यदि यह कहा जाए कि यह भी एक प्रत्यक्षण है, तो प्रश्न यह है, यह मैं किसका प्रत्यक्षण है? ताप, शीत का? इसके अतिरिक्त क्या प्रत्यक्षणों के किसी समूह का एक प्रत्यक्षण अन्य प्रत्यक्षणों का प्रत्यक्षण कर सकता है तथा स्वयं को शेष प्रत्यक्षणों से पृथक करते हुए उनमें से एक प्रत्येक प्रत्यक्षण की संवेक्षण कर सकता है, उन्हें नाम दे सकता है तथा उन्हें एक समूह के रूप में पहचान सकता है? किस आधार पर तथा किन कारणों से मैं नामक प्रत्यक्षण समूह के अन्य सभी प्रत्यक्षणों से भिन्न है? थोड़ा अंतर्दर्शन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मैं प्रत्यक्षण नहीं, बल्कि प्रत्यक्षणों का एक अवलोकन करता है। वह स्वतंत्र है जो कि प्रत्येक प्रत्यक्षण का प्रत्यक्षण करता है, उन्हें नाम देता है तथा पहचानता है। यह मैं स्वयं के प्रति और अन्य प्रत्यक्षणों के प्रति भी सचेतन होता है। प्रत्यक्षण न तो स्वयं के बारे में सचेतन होता है, न एक दूसरे के बारे में सचेतन होता है। उदाहरणार्थ, ताप का प्रत्यक्षण न तो शीत या प्रकाश या अंधकार के प्रत्यक्षण से अभिज्ञ होता है और ना तो उसे अभिज्ञात करता है। वह यह नहीं कहता कि मैं ताप का प्रत्यक्षण हूँ और न ही अन्य प्रत्यक्षणों को छाट सकता है और यह कह सकता है कि प्रकाश का प्रत्यक्षण है। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि सर्वनाम मैं अंतर्विवेकशील स्व के लिए है, जो एक प्रत्यक्षण करता है, न कि एक प्रत्यक्षण। शब्द मैं का प्रयोग उन उन परिवर्तित होते हुए दृश्यों के प्रत्यक्षणों के लिए नहीं किया गया जो कि हमारी चेतना के समझ से उपस्थित होते हैं या हमारी चेतना से टकराते हैं। उन उसका प्रयोग उसके लिए किया गया है जो इस प्रत्यक्षणों से अभिज्ञ हैं तथा उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्षण या संप्रत्यय उसके हैं, वह स्वयं एक प्रत्यक्षण नहीं है, अभी प्रत्यक्षणों का एक समूह नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेक व्यक्तियों ने अपने पूर्व जन्मों के बारे में सम्मोहन, गमन, हिप्नोटिक रिग्रेशन की दशा में जो कहानियां बताई हैं, उसमें भी इस बात की परिपुष्टि होती है कि आत्मा एक शाश्वत सत्ता है। अब हम सम्मोहन, प्रतिपगमन तथा माध्यमों के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों के प्रकाश में इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो कल हम जानेंगे कि सम्मोहन अवस्था में पुनर्जागृत गत जन्मों की स्मृतियों के मामले तथा आकृति के मामले और माध्यमों के उपयोग के मामले भी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।